स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ JCRT। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर लाइन। तो फ्रेंड्स, संख्या रेखा का मतलब क्या हुआ कि एक रेखा होता है और उस पर संख्या दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह और भी सारा संख्या हो सकता है। तो इसमें से हम 0 से 5 तक लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बस इतना जानिए कि जैसे 0 और 1 के बीच की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, 1 इकाई। फिर यहाँ से यहाँ 1 से 2 के बीच में जो इसका जो दूरी होगा, ये दूरी क्या होगा, 1 इकाई। 2 से 3 जो इसका बीच का दूरी होगा, ये भी 1 इकाई। उसी तरह ठीक जितने भी हम क्रमागत दो क्रमागत बिंदु को, जैसे 1 और 2 के बीच ये क्रमागत बिंदु हुआ। क्रमागत बिंदु का मतलब है 1 के ठीक बाद 2 के ठीक बाद वाले बिंदु। तो 2 क्रमागत बिंदु का जो बीच का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को, दूरी को क्या बोलेंगे, एक मात्रक बोल सकते हैं या फिर 1 इकाई। इसको यूनिट डिस्टेंस कहेंगे इंग्लिश में। और संख्या रेखा पर दो संख्या जैसे 2 और 3 इसके बीच का जो दूरी होगा, कहीं भी लीजिए 2 और 3 या फिर 3 और 4 या फिर 4 और 5, इसके बीच का जो दूरी जो होता है वो हमेशा बराबर रहता है। जैसे इसमें देखिए 0 के बाद क्या होता है, 0 के बाद यहाँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एकदम पूरा बीच में आया ये। अब फिर यहाँ से फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 0.10, मतलब पूरा 1 आ गया। तो इसके बीच में उसी तरह होता है। यहाँ भी इधर आगे भी तो कर लीजिए, जैसे यहाँ 1 हुआ, 1 के बाद क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10। 1.10 को 2 पूरा इसको बोल सकते हैं। और यहाँ जो बीच में है इसको रेड लाइन से इसको दे दिए ताकि पता चलेगा कि जो बीच होता है 1 और 2 का जो बीच है वो क्या हो गया, 1.5 हुआ। और 2 और 3 का जो बीच होगा वो क्या होगा, 2.5। उसी तरह 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा। तो यहाँ 3 और 4 के बीच में जो दूरी होगा और 4 और 5 में जो इसका बीच का दूरी होगा, ये समान होगा। कहीं भी ले लीजिए, इधर भी और भी, इधर माइनस तरफ अगर जाएंगे तो बढ़ेंगे, माइनस तरफ इधर अगर इधर पीछे और बढ़ेंगे तो उसे माइनस तरफ में उसमें भी देखेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा बीच, इसमें 2 क्रमागत बिंदु के बीच की जो दूरी होगा वो समान रहेगा, हमेशा समान रहता है इसका बीच का दूरी। इसको यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में एक मात्रक या फिर इकाई मात्रक कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं कि 2 क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को एक मात्रक या फिर इकाई मात्रक, जिसे इंग्लिश में यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। तो ये 2 क्रमागत बिंदु के बीच में, ये जैसे 0 और 1 2 क्रमागत बिंदु है, इसके बीच की दूरी जितना होगा 1 और 2 में भी उतना ही दूरी उसको सेम होगा। 2 और 3 के बीच जितना दूरी होगा 3 और 4 के बीच में भी उतना ही होगा, सबका डिस्टेंस सेम होगा। आगे क्या है, संख्या रेखा पर 2 संख्याओं के बीच की दूरी समान होती है। तो अभी बताएं, जैसे संख्या रेखा पर 2 बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होगा, वो समान होता है। यहाँ से यहाँ से इसका बीच का दूरी ये समान होता है। आगे हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर बड़ी और छोटी संख्याएं, ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग नंबर लाइन में संख्या रेखा में देखेंगे कि जो संख्या रेखा पर बड़ा होता है कौन और कौन छोटा होता है। फ्रेंड्स, इसमें गौर कीजिएगा कि संख्या रेखा पर जो है ना, देखने से पता चलता है बाएं तरफ मान क्या हो रहा है, छोटा है, और दाहिने ओर जितना बढ़ते जा रहे हैं इसका मान क्या हो रहा है, उतना ही बढ़ते जा रहा है। बाएं तरफ इधर छोटा होते जा रहा है, जिस तरह बाएं तरफ अगर चल रहे हैं तो इधर छोटा मान हो रहा है, और दाहिने की ओर चल रहे हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब बाएं तरफ छोटा मान और दाहिने तरफ बड़ा मान। तो उसी को लिखें यहाँ पर, किसी भी संख्या के दाईं ओर की पूर्ण संख्या उससे बड़ी ग्रेटर एवं बाईं ओर की पूर्ण संख्या उससे छोटी स्मॉलर होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें संख्या रेखा में जो होता है ना, किसी भी संख्या, जैसे मान ली कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे किसी भी संख्या के दाईं ओर, जैसे ये 4 लीजिए, तो 4 के दाईं ओर किसी संख्या को लिए, जैसे 4 के दाईं ओर कौन है, 5, तो 4 से बड़ी हो गया। तो किसी भी संख्या के दाईं ओर की पूर्ण संख्या उससे बड़ी, तो 4 से बड़ा हुआ 5, दाईं ओर है इसीलिए 4 से बड़ा कौन हो गया, 5, क्योंकि 5 दाईं ओर है इसलिए 4 से ये बड़ी है।
और बोलता है आगे कि बाईं ओर की पूर्ण संख्या उससे छोटी होती है, स्मॉलर होती है। तो बाईं ओर, जैसे बाईं ओर 4 का जैसे बाईं ओर लेंगे, 4 के बाईं ओर कौन है, 4 के बाईं ओर है 3, तो ये 3 हो गया छोटा, 4 से छोटा। कहीं भी ले लीजिए, जैसे 7 के दाहिनी ओर लेंगे तो 8 है, तो ये दाहिनी ओर लेंगे तो बड़ा होगा और बाईं ओर लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 7 से छोटा 6। यहीं बोले, यहाँ भी देख लीजिए, 10 के दाहिनी ओर लेंगे तो दाहिनी ओर क्या है 11, तो 10 के दाहिनी ओर 11 है, तो 10 से बड़ा मान हुआ। और 10 से बाईं ओर, ये 10 से बाईं ओर है 9, तो 9 मान छोटा हुआ। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, इसमें कहता है कि संख्या रेखा बनाकर निम्नांकित स्थितियों को देखिए तथा रिक्त स्थानों को से छोटा या से बड़ा से भरिए। तो फ्रेंड्स इन दोनों चिन्ह से, इसमें इन दोनों चिन्ह को, बस यही दोनों चिन्ह को यहाँ पर लगाना है। तो संख्या रेखा का इसमें यूज़ करके संख्या रेखा का इसमें उपयोग करना है। देखिए ए नंबर में इसमें क्या कहता है, 9 है और इधर इसमें बॉक्स दिया हुआ है और इधर 7 है, तो इसमें दोनों में से कौन बड़ा हो गया। तो संख्या रेखा में देखिए इसमें कौन बड़ा है, यहाँ पर देखिए 9 और 7, 9 को पहले देखिए 9 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, तो 7 और 9 दोनों में दाहिनी ओर कौन है, दाहिनी ओर 9 है, तो मतलब दाहिनी ओर जो रहता है वो बड़ा होता है, तो ये 9 बड़ा हुआ 9, क्योंकि देखिए यहाँ वैसे भी देखिए संख्या रेखा में भी अभी बताएं कि संख्या रेखा में जो दाहिनी ओर रहता है वो बड़ा होता है, जो बाईं ओर रहता है वो छोटा होता है। तो ये 7 छोटा है और 9 बड़ा है, ये संख्या रेखा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये 9 हो गया आपका बड़ा, तो ये वाला बड़ा का चिन्ह, जिधर मुँह खुला रहता है इसमें उधर बड़ा का चिन्ह होता है। अब आगे देखिए बी नंबर में 1 दिया है और 0 दिया है, तो इसमें देखिए संख्या रेखा में 1 और 0, तो 1 और 0 दोनों में दाहिनी ओर कौन है 1, तो 1 बड़ा हुआ 0 छोटा हुआ, तो छोटा के लिए क्या लगाएंगे इसमें, तो 1 ये बड़ा हुआ, तो बड़ा इधर से ऐसे मुंह खुला हुआ, इधर खुला वाला लगाएंगे ताकि ये जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह खुला। आगे सी नंबर में कहता है 1 और 4, तो 1 और 4 दाहिनी ओर कौन है 4 है, तो 4 बड़ा हुआ, तो ये वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा, इधर खुला हुआ इधर बड़ा हुआ। आगे डी नंबर में कहता है 11 और 13, तो इसमें देखिए 11 और 13 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 11 और 13, तो 11 13 में दाहिनी ओर कौन है, तो 13 है दाहिनी ओर, तो ये हो गया 13 आपका। ये ऐसा चिन्ह लगाएंगे, इधर मुँह खुले, इधर 13 तरफ मुँह खुला हुआ वाला चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें देखिए 8 और 3, तो 8 और 3 में कौन दाहिनी ओर है 8 है, सिंपली इसमें लिख देंगे ऐसे, इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। और आगे आप देखेंगे डी नंबर में भी देख लीजिए, इसमें 0 है 7 है, तो 0 7 देखिए 0 7 में 7 किधर है दाहिनी ओर है ये, तो 7 दाहिनी ओर ये बड़ा हुआ, तो बड़ा का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, बस हो गया इसका आंसर, आसान है। फ्रेंड्स आगे है 2 नंबर में कहता है 32, 18 और 25 में से कौन सी संख्या रेखा पर सबसे बाईं ओर, कौन सी सबसे दाईं ओर स्थित होगी। तो फ्रेंड्स इसमें कहता है कि 32, 18 और 25 में बताना है कि जो संख्या रेखा में इसको अगर दर्शाएंगे तो बाईं ओर सबसे कौन होगा, सबसे बाईं ओर कौन होगा और दाहिनी ओर कौन होगा। तो चलिए इसको भी संख्या रेखा में इसको दिखाते हैं। फ्रेंड्स चलिए इसमें हम संख्या रेखा को लिख लिए। इसमें वो कहता है 32 और 18 और 25, तो इसमें देखिए यहाँ पर 18 है और यहाँ 25 है और यहाँ पर यहाँ पर 32 है। तो फ्रेंड्स इसमें 18, 25 और 32, तो बाईं ओर कौन हो गया, सबसे बाईं ओर 18 हुआ और यहाँ तो बीच में है 25, और दाहिनी ओर सबसे दाईं ओर कौन हो गया 32। तो इसका हम लोग आंसर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाईं ओर कितना हो गया, तो बाईं ओर हो गया, बाईं ओर सबसे बाईं ओर 18, बाईं ओर 18 और सबसे दाईं ओर बोला था, दाईं सबसे दाईं ओर, सबसे दाईं ओर, सबसे दाईं ओर क्या हो गया, तो 32 हो गया, सबसे दाईं ओर 32 सबसे।
सबसे बाईं ओर 18 और सबसे दाईं ओर 32। ये संख्या रेखा हम दिखाएं। आगे 3 नंबर में कहता है कि संख्या रेखा पर 8 के परवर्ती एवं 5 के पूर्ववर्ती को दर्शाइए। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग संख्या रेखा दर्शाए हैं। अब इसमें हम लोग को दर्शाना है क्या, 8 के परवर्ती और 5 के पूर्ववर्ती। तो फ्रेंड्स 8 के परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला संख्या, एक जोड़ने पर परवर्ती आता है। तो 8 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 8 का परवर्ती ये 9 हो जाएगा, 8 का परवर्ती 9। और 5 के पूर्ववर्ती का दर्शाना है। 5 के पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि एक माइनस करने पर आता है, एक कम करने पर, किसी संख्या में एक कम करने पर जो संख्या मिलता है, जो संख्या आता है, प्राप्त होता है, उस संख्या को हम लोग उसका पूर्ववर्ती कहते हैं। तो 5 में कम करेंगे एक तो क्या होगा, 4 के पास आएंगे, 5 में एक कम करेंगे तो 4 के पास। तो ये हो गया 5 का पूर्ववर्ती। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें सिर्फ दिखाना था कि संख्या रेखा में दिखाइए कि 5 का पूर्ववर्ती ये हो गया, 5 का पूर्ववर्ती और इसमें 8 का परवर्ती। तो परवर्ती हो गया 9, 8 का परवर्ती 9 हो गया और 5 का पूर्ववर्ती 4 हो गया। बस इतना ही दिखाना था संख्या रेखा पर। फ्रेंड्स आगे 4 नंबर है। इसमें कहता है कि 607 एवं 670 में से कौन सी पूर्ण संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होगा। तो फ्रेंड्स इसमें 607 और 670 में दो ही संख्या दिया है, दो संख्या में इसमें संख्या रेखा में बताना है कि बाईं ओर कौन स्थित होगा और दाहिनी ओर कौन स्थित होगा। तो इसके लिए तो फिर संख्या रेखा बनाना होगा। बिना संख्या रेखा बनाए इसमें हम लोग थोड़ा बताना इसमें कठिन होगा और समझने में भी थोड़ा सा कठिन होगा, और संख्या रेखा बना के बताने पर ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये संख्या रेखा स्केल से बनाइएगा, इसमें हाथ से सिर्फ बनाने से थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। इसमें चलिए इसमें डालते हैं। जैसे अभी 1 2 3 4 ऐसा लिखना तो संभव नहीं होगा ना, इतना बड़ा कॉपी तो है नहीं कि यहाँ 607 से लेकर 670 तक लिखा जा सके। इसलिए इसमें हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे ताकि ये आ जाए। तो चलिए इसमें हम लोग जीरो से लिखते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ जीरो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 607 से ही लिखते हैं। तो इसमें 607 608 609 इसमें भी इस तरह लिखना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे। तो लिख लेंगे डायरेक्ट इसमें 607, फिर लिखेंगे 600, डायरेक्ट 14 लिख देते हैं, 7 7 14, डायरेक्ट 14, 607 614, उसके बाद होगा 621, उसके बाद 628, उसके बाद 600, ऐसे 7 का 7 7 14 7 1 7 4 28, इसमें 35 हो जाएगा, 35, इसमें 642, 649, 656, 663, तो यहाँ 670 यहाँ दिखा दिए। अब इसमें इस तरह आसानी से हम बता सकते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है 607 और यहाँ 670। अब यहाँ एक एक करके लिखते तब तो यहाँ कॉपी में मतलब जगह ही नहीं मिलता कि इतना बार बार कितना लाइन देते हैं इसमें। तो इससे एक ही लाइन में इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिए। इसके बीच हम लोग समझ सकते हैं कि 607 608 यहाँ पर है, 609 610 611 612 613 614, यहाँ जाके पूरेगा 614। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इसके बीच में 7 नंबर यहाँ पर छुपा हुआ है इसमें, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर यहाँ भी 7 नंबर छुपा हुआ है, यहाँ भी 7 नंबर, ऐसे 7 ढंग 10 बार में यहाँ 70 नंबर यहाँ छुपा हुआ है। इस तरह करके हम लोग जैसे 607 और 614 के बीच में से 7 में नंबर छुपा है, 7 नंबर छुपा है, 8 9 10 11 12 13 इस तरह नंबर छुपा हुआ है। इसमें भी 7 नंबर, इसमें भी 7, उसी तरह करके इसमें हम दिखा सकते हैं डायरेक्ट इसमें 607 और 670। तो इसमें देख लिए ना कि 607 यहाँ पर देखिए बाईं ओर है और 670 यहाँ पर दाहिनी ओर है। तो ये संख्या रेखा में कौन सी इसमें क्वेश्चन कर रहा था कि 607 एवं 670 में से कौन सी पूर्ण संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित है। तो बाईं ओर कौन स्थित है, तो बाईं ओर ये 607 स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाईं ओर 607 स्थित है। हो गया बस
इसमें बस इतना ही करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग। तो इसमें संख्या रेखा में पूर्ण संख्याओं को योग करना है, मतलब जोड़ना है। योग मतलब जोड़ होता है, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़ होता है। इंग्लिश इसका होगा एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो चलिए इसमें एक नंबर में इसमें एग्जाम्पल लिए, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। इसमें हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न का हल कीजिए। यहाँ ऐसे क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए हल करना है किसको, तो 3 + 4 को। तो 3 + 4 इसको अगर हम बिना संख्या रेखा में हल करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट इसमें हम लोग बराबर दे लेंगे और 3 और 4 कितना कर देंगे, 7 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन हम लोग को 7 नहीं, इसमें हमको यहाँ पर संख्या रेखा में उसको बना के दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले संख्या रेखा को बनाना होगा। इसमें संख्या रेखा हम बना लिए हैं पहले ही। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 3 है, 3 में 4 को जोड़ना है। इसका मतलब है हमको पहले यहाँ से हमें यहाँ पर जाना होगा, पहले 0, इसमें कितना है 3 है, तो 3 इकाई, 1 इकाई यहाँ से हुआ, 0 से यहाँ 1 इकाई, 1 से यहाँ 2 इकाई, यहाँ से यहाँ 3 इकाई। तो पहले हम लोग को यहाँ से यहाँ 3 इकाई आके रुकना होगा, क्योंकि ये 3 है, 3 दिया हुआ, इसलिए हम लोग को पहले 3 इकाई पर आके रुकना है। अब क्या करना है, 3 इकाई में क्या करना है, 4 इकाई फिर आगे चलना है, 4 इकाई आगे बढ़ना है, मतलब जोड़ना है, 4 इकाई जोड़ना है ना। यहाँ 3 में 4 इकाई हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ेंगे, 4 इकाई। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, टोटल कितना जोड़ दिए, 4 इकाई। इधर जोड़े हैं तो इधर ऐसे चिन्ह लगाएंगे, तीर का चिन्ह लगा देंगे इधर से। तो ये पहले 3 आके रुके हैं, यहाँ 3 इकाई था पहले, तो हम लोग 3 पर आकर रुके, उसके बाद फिर 4 इकाई ऐड कर दिए, जोड़ दिए, 1 2 3 4। तो कहाँ पर जाके पहुँचे, तो 7 के पास। तो इसका हम लोग ऐसे 7 तक पहुँचे ना, इसको हम लोग लिखेंगे 3 और 4 को अगर हम लोग योग किए संख्या रेखा पर 3 और 4 को, तो कहाँ पर जाके पहुँचे, तो 7 तक जाके, 7 पर जाके रुके। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 + 6, 2 को 6 के साथ जोड़ना है, 2 + 6, 2 जोड़ 6। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले 2 इकाई जाके रुकना है, जितना रहेगा पहले उतना जाके पहले रुक जाना है, 2 इकाई, यहाँ से यहाँ 1 इकाई, यहाँ से यहाँ 2 इकाई। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग 2 इकाई पर जाके रुकते हैं, इधर से जाके रुके हैं अभी 2 इकाई पर। अब क्या कहता है कि 6 इकाई फिर चलना है, तो 6 इकाई जोड़ना है। जोड़ने के लिए तो आगे जाना पड़ेगा और घटाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को घटाना नहीं है, हम लोग को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, आगे जाएंगे, कितना इकाई, तो 6 इकाई। तो यहाँ से 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 और यहाँ ये 6 इकाई। इधर बढ़ें तो कहाँ जाके पहुँचे हम लोग, कहाँ तक जाके रुके, 8 तक। तो इसमें हम लिखेंगे 2 + 6 को अगर हम लोग संख्या रेखा में जोड़ें, और ऐसे भी जोड़ते हैं, लेकिन हम लोग को दिखाना था कि संख्या रेखा पर दिखाइए। तो संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं, 2 और 6 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 इधर 8, यहाँ 8 पर है, ऐसे भी 8 हुआ और यहाँ संख्या रेखा पर भी 8 ही। आगे इसको भी बना लेते हैं, जैसे देखिए 0 है, तो 0 है तो 0 पर रुकना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आके फिर यहाँ रुके तो यहाँ 0 हुआ, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं रुकना है, यहीं पर रुकना है। 0 है तो 0 पर रुके हैं, उसके बाद 3 इकाई फिर आगे जोड़ना है। तो 3 इकाई कैसे जोड़ेंगे, 1 इकाई यहाँ से, 1 इकाई यहाँ हुआ, 1 इकाई, 2 इकाई और ये 3 इकाई, ऐसे करके 3 इकाई जोड़ें। तो 3 इकाई जोड़े तो कहाँ तक आए, तो 0 और 3 को जोड़ने पर कहाँ तक पहुँचे, 3 ही पहुँचे। तो ये हो गया इसका संख्या रेखा का प्रयोग करके हम लोग इसमें पूर्ण संख्या को योग किए, मतलब जोड़ें, पूर्ण संख्या को जोड़ें। फ्रेंड्स अब आगे है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन। अब व्यवकलन क्या है, तो व्यवकलन फ्रेंड्स इसमें जान लीजिए, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। क्या होता है फ्रेंड्स, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल इसमें भी ले लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, संख्या रेखा प्रयोग करते हुए निम्न को ज्ञात करें। इसको ज्ञात करना है संख्या रेखा का। तो सबसे पहले संख्या रेखा एक बना लेना है, इसमें हम पहले से बना लिए हैं ताकि जल्दी हो सके, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने पहले ही संख्या रेखा को बना लिया इसमें। तो चलिए आप लोग बनाइएगा स्केल से अच्छी तरीके से, और इस इकाई समान दूरी पर इसका मात्रक लिखिएगा और संख्या को इसमें निरूपित कीजिएगा। तो चलिए
इसमें कहता है 5 में 3 को माइनस करना है। तो 5 में 3 माइनस कैसे होगा? तो 5 में 3 जो माइनस होगा तो सबसे पहले हम क्या बताएं, जैसे योग वाला में कि जितना पहले दिखाई देगा वहाँ तक जाके हम लोग को रुकना है। इसमें 5 दिखाई दे रहा है तो हम लोग सीधे चलिए ना 5 में जाके रुक ना जाइए, 5 तक पहुँच जाइए, रुक जाइए। अब देखिए यहाँ से हम लोग 5 तक जाके रुके क्योंकि यहाँ 5 था। अब देखिए 5 में 3 कम करना है, मतलब 5 घटाना है। तो पहले जोड़ते थे, योग करते थे, जोड़ते थे तो आगे बढ़ते थे दाहिने तरफ। अब हम क्या करेंगे, 3 घटाना है तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे होना पड़ेगा। तो कम करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे आएंगे कितना इकाई, 3 इकाई। तो यहाँ से 1 इकाई, यहाँ 2 इकाई और यहाँ से 3 इकाई। तो 3 इकाई हम लोग इधर आए पीछे तरफ। तो पीछे तरफ तीर लगाएंगे ऐसे करके, नीचे पीछे जा रहे हैं तो कहाँ पहुँचे हम लोग, 2 पर पहुँच गए। तो 5 में 3 माइनस किए तो कहाँ पहुँचे, 2। बस यही तो दिखाना है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न को ज्ञात कीजिए। बस चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ चलिए दूसरा एग्जाम्पल आ गया। अब ये इस एग्जाम्पल में इसको भी उसी तरह बना लेंगे। कहाँ कहता है इसमें, देखिए ना, ये कहता है कि 9 में 5 को घटाना है। तो 9 में, तो पहले सबसे पहले 9 तक पहुँच ना जाइए, एक के बार में डायरेक्ट यहाँ तक 9 तक पहुँच जाएंगे। अब 9 पहुँच जाने के बाद क्या करना है, हम लोग पहुँच गए 9 पहुँच गए। 9 में क्या करना है, 5 को कम करना है, घटाना है। तो 5 इकाई कम न कर दीजिए, चलिए करते हैं कम। 1 2 3 4, यहाँ से 5, ये हो गया 5 इकाई। इसमें हम लोग इधर पीछे की ओर आए तो पीछे की ओर तीर लगाएंगे। तो कहाँ पर पहुँचे, 4। इसको लिखिए 9 माइनस 5 क्या हो गया, कहाँ तक पहुँचे, 4 तक। इसको 4 लिख देंगे। चलिए आगे और एक एग्जाम्पल इसको भी बना ही लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, इसे 5 है तो 5 तक पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। सबसे पहला काम तो यही है, जो दिखाई देगा वहां तक हम लोग को पहुंच के रहना है। जो बताया है कि यह 5 है, पहले जाके 5 के पास रुकिए, उसके बाद फिर 5 कदम जाके पहले रुकिए। हाँ 5 कदम जाने के बाद फिर बोल रहा है कि अब फिर 5 कदम वापस आइए, मतलब घट रहा है ना, आगे नहीं बढ़ना है। अब क्या कर रहा है, जहाँ तक जब गए थे बताया कि 5 कदम आप जाके रुकिए, वहाँ हम बताएंगे उसके बाद क्या करना है। उसके बाद फिर बोल रहा है 5 कदम पीछे आइए, मतलब 5 स्टेप पीछे, 5 इकाई पीछे, मतलब घटाना है। 1 2 3 4 5, ये लीजिए, जहाँ से आए थे हम लोग वहीं फिर पहुँच गए। ये इधर जा रहा था, फिर वापस हम लोग आ गए। हम लोग को बोला 5 स्टेप जाने के लिए, जाके रुके, फिर बोला वापस आ जाइए, तो 5 ही स्टेप आना पड़ेगा, 5 ही इकाई आई, वापस फिर 0 के पास पहुंच गए। इसको क्या लिखेंगे, इसको भी उसी तरह लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं, चलिए लिखेंगे 5 माइनस 5 बराबर फिर कहाँ पहुंच गए, बस ले दे के फिर वहीं 0 1 5 पहुँच गए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे अब देखते हैं। आगे कहता है संख्या रेखा पर संख्याओं का गुणन। अब गुना आ गया, अच्छा जोड़ हो गया, घटा हो गया, अच्छा गुना आ गया। तो चलिए इसको भी करिए लेते हैं। गुणन का मतलब क्या हुआ, गुणन का मतलब गुना होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल ले लिए हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न को ज्ञात कीजिए। ये नंबर में क्या कहता है, 4 गुना 2 दिया। अच्छा 4 गुना 2 करना है ना। तो इसमें अब इस गुना में अब क्या करेंगे, गुना में अब क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें समझना होगा कि यह 4 गुना 2 का मतलब होता है 4 बार 2 करके जाना है। कितना करके, 2 करके जाना है, 4 बार जाना है। कितना बार, 4 बार। तो चलिए 4 बार 2 करके बढ़ना है ना, 4 बार जाना है 2 करके। 2 इकाई बोलिए या फिर इसमें आप यूनिट बोलिए, ठीक है। तो चलिए इसमें 2 इकाई पहले लेते हैं। यहाँ से 1 2, चलिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ करते हैं 1 2, एक बार लेते हैं यहाँ से। चलिए ये 2 इकाई एक बार में 2 इकाई आया। फिर 2 कितना बार, 4 बार लेना है, 2 इकाई। यहाँ से यहाँ एक बार लिए, 0 से 2 एक बार, फिर यहाँ 1 2 बार, फिर यहाँ से 1 2 3 बार, फिर यहाँ से 1 2, ये 4 बार। ये 4 बार आए, कितना इकाई करके,
दो दो इकाई करके, है ना। 4 बार आए, दो दो इकाई। देखिए यहाँ से 1 2, एक बार 1 2, 2 इकाई लिए, फिर दूसरा बार 1 2, ये तीसरा बार 1 2, ये चौथा बार। तो हम कहाँ पहुँचे, 8 तक पहुँच गए। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे अब कि 4 बार दो दो इकाई करके बढ़ें, 4 बार दो दो इकाई करके हम लोग अगर लिए 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितना इकाई करके 1 2 1 2 1 2 1 2, तो दो दो इकाई करके लिए और 4 बार किए, 4 बार जंप किए, दो बार दो दो इकाई करके, 4 बार दो दो इकाई करके जंप किए, कहाँ पहुँचे, 8 तक पहुँच गए। चलिए अब आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एकदम आराम से पढ़ते चलिए और समझते चलिए। इसमें भी 3 गुना 3, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो वही समझ जाएंगे कि 3 बार जाना है, कितना करके, 3 इकाई करके, है ना, 3 इकाई करके 3 बार जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 0 से, 1 2 3, डायरेक्ट यहाँ 3 तक पहुँचना चाहिए एक बार, ये एक बार हुआ, 1 2 3, 3 बार 3 इकाई करके जाना है, कितना बार जाना है, 3 बार, 1 2 3, ये एक बार हुआ, फिर से 3 बार जाना है, 3 इकाई जाना है, 1 2 3, तो 6 के पास पहुँचेंगे, ये दूसरा बार हुआ। अब तीसरा बार जंप करेंगे तो एक के बार में कहाँ पहुँच जाएंगे, 1 2 3, 9 के पास पहुँच जाएंगे। अब 9 के पास पहुँच जाएंगे तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3, 3 बार जंप किए, 3 इकाई करके, तो 3 तिया 9, संख्या 9 के पास पहुँच गए। लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए एकदम आसान से, इसमें भी समझ जाइए, वही है 3 गुना 4 का मतलब 3 बार अब जाना है, 3 बार जाना है, कितना करके, 4 इकाई करके, अब 4 जाना है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं 0 से, 1 2 3 4, अब यहाँ से एक बार में तो 4 के पास पहुँचेंगे, दूसरी बार में पहुँचेंगे 1 2 3 4, 8 के पास पहुँचेंगे, तीसरी बार 1 2 3 4, अब यहाँ पहुँच गए 12 के पास, तो ये हो गया 12 के पास पहुँच गए। तो 3 बार जंप किए, 1 2 3, कितना करके, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4 करके, 1 2 3 4, 4 करके, 4 इकाई करके जंप किए 3 बार, तो पहुँच गए 12 के पास। तो ये 3 गुना 4 हो गया, कहाँ पहुँचे, 12 के पास। बस। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या कहता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अब पूर्ण संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, गुण पढ़ना है पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या का सबसे पहले हम लोग समृद्ध गुण पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें समृद्ध गुण भी 4 तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है योग के अंतर्गत समृद्ध। अब योग तो वही जोड़, योग मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो योग का मतलब जोड़। सबसे पहले जोड़ के अंतर्गत मतलब योग के अंतर्गत समृद्ध होता है या फिर नहीं होता। अब समृद्ध किसको कहेंगे, तो देखिए इसमें 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत समृद्ध है। पूर्ण संख्याओं का यह गुण समृद्ध गुण क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। समृद्ध का मतलब क्या होता है, जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे ना, तो वो जोड़ने के बाद जब एक पूर्ण संख्या ही आता है, तब इसी गुण को तो हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या का समृद्ध गुण। इसी गुण को तो समृद्ध गुण कहते हैं। चलिए ना मान के इसमें दिखाते हैं, इसमें लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक पूर्ण संख्या, चलिए कुछ भी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 से स्टार्ट होने वाला, 0 से आगे बढ़ते जाते हैं, 0 1 2 3 4 5, इस तरह प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 5, इस तरह आगे बढ़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या। तो 0 लीजिए, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, एक पूर्ण संख्या मान लीजिए, इसमें 4 या 7 मान लीजिए, चलिए 7 एक पूर्ण संख्या ए है, 7 दूसरी पूर्ण संख्या बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए 4, ये पूर्ण संख्या। दोनों को क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, ए प्लस बी, मतलब ए का मतलब है 7 और बी का मतलब हुआ 4, तो 7 प्लस और बी का मान रखिए, यही बी हुआ, दूसरी पूर्ण संख्या को बी मान है, बी से इसको प्रदर्शित करेंगे, तो 4। तो 7 और 4 को हम लोग योग के रूप में लिखें, दोनों का योग, दोनों को जोड़ देंगे, पहली संख्या ये पूर्ण संख्या, पहला पूर्ण संख्या और ये दूसरा पूर्ण संख्या। अब बताइए, यहाँ देखिए बोल रहा है कि क्या दोनों का योग एक पूर्ण संख्या है, तो इसमें देखिए
7 और 4 कितना हो गया, 7 4 हो गया 11। तो 11 भी तो पूर्ण संख्या ही है ना, क्योंकि हम लोग बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4 5 इस तरफ आगे चलते जाएंगे तो 11 तो आप हटाएगा ही ना, मिलेगा ही 11। तो 11 तो एक पूर्ण संख्या है। तो जब एक पूर्ण संख्या को, यहाँ देखिए, जब एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या के साथ जोड़ेंगे, योग करेंगे, वही जोड़ने का मतलब योग हुआ, योग करेंगे तो योग करने ये जोड़ किए, योग करेंगे तो पूर्ण संख्या ही मिला। तो इसी गुण को तो हम लोग कहते हैं योग के अंतर्गत समृद्ध गुण, इसी को समृद्ध गुण कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, हाँ, दोनों का योग जो है, योग मतलब जोड़ने पर, दोनों को योग फल जो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुआ, ये संख्या जो प्राप्त हुआ वो क्या है, एक पूर्ण संख्या ही है। इसमें लिखेंगे हाँ। आगे दूसरा एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए 0 एक पूर्ण संख्या, 0 भी तो पूर्ण संख्या है, 0 और 5। अब देखिए a का मान रखिए, a का जगह में यहाँ 0। अब यहाँ प्लस चिन्ह मतलब योग करेंगे, किसके साथ, 5 के साथ योग करेंगे। तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 है ना आएगा, 5 भी तो योग करने पर 5 भी तो एक पूर्ण संख्या है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे हाँ, दोनों का योग जो है, दोनों का योग एक पूर्ण संख्या है। और देख लेते हैं जैसे 3 और 3, ये भी तो पूर्ण संख्या है, ये भी 3 3 3 लेके देखते हैं बराबर बराबर, ये भी तो पूर्ण संख्या, दोनों पूर्ण संख्या है, दोनों एक ही है तो पूर्ण संख्या हुआ। अब 3 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, यहाँ a का वैल्यू, a आया 3 और b आया 3, तो a की जगह में 3 और योग कर दीजिए 3 के साथ, तो 3 3 6। तो इसमें भी लिखेंगे हम लोग हाँ, तो ये योग के अंतर्गत सम्मिलित हुआ। इसीलिए हम लोग लास्ट में यहाँ लिखते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित है। बस इतने जाने हैं कि योग के अंतर्गत समृद्ध गुण में योग के अंतर्गत समृद्ध होता है। हाँ, समृद्ध गुण में क्या हुआ, योग के अंतर्गत समृद्ध होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब आगे हम लोग अब देखेंगे व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध। अभी योग के अंतर्गत देख लिए, अब व्यवकलन का मतलब क्या होता है तो बताएं। व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। क्या होता है फ्रेंड्स, घटाव। व्यवकलन का मतलब घटाव होता है। तो घटाव के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है या फिर नहीं है। तो क्या है इसमें, समृद्ध का मतलब ही होता है कि दो पूर्ण संख्याओं, हाँ, दो पूर्ण संख्याओं का होता है, दो का छूट गया यहाँ, दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन मतलब घटाव, घटाने पर संख्याओं का व्यवकलन सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब है कि कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसीलिए पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो जब एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या के साथ अगर व्यवकलन करेंगे, घटाएंगे, तो पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा, तब तो ये समृद्ध गुण नहीं होगा ना, तब ये समृद्ध गुण नहीं होगा। क्योंकि समृद्ध गुण होने के लिए, पूर्ण संख्या में समृद्ध गुण होने के लिए पूर्ण संख्या ही आना चाहिए, पूर्ण संख्या में ही वो संख्या प्राप्त होना चाहिए। दोनों का जो व्यवकलन होगा, जो अंतर होगा, दोनों का अंतर, पहला पूर्ण संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या को अंतर करेंगे, घटाएंगे, तो वो पूर्ण संख्या ही आना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या आया तो व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इसको लेकर देखते हैं, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो ही जाएगा। तो चलिए उदाहरण में लेते हैं कुछ संख्या। पहला संख्या ए संख्या कुछ ले लीजिए, जैसे 4 है और ये मान लीजिए ये 3 है, बी। तो ए का जगह में 4 लिखेंगे और यहाँ घटाएंगे, इसको व्यवकलन करेंगे, मतलब घटाना है। बी का मान 3 है, तो 4 में 3 घटाएंगे। ये पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, इसे पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या ही लेना है। तो 4 और 3, 4 में 3 को हम लोग व्यवकलन करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 में 3 गया, तो ये हो गया 1 पूर्ण संख्या है। हाँ, तो ये पूर्ण संख्या है। तो क्या व्यवकलन एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ पूर्ण संख्या है, इसमें हाँ लिखेंगे। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 7 और ये 6। तो यहाँ ए का मान क्या लिखेंगे, 7, माइनस चिन्ह देंगे, घटाव चिन्ह, फिर यहाँ 6 है। बी का मान लिखेंगे, बी का जगह मेरे बी है, 6 लिखेंगे। तो 7 में 6 घटाएंगे, कितना हो गया, 1 आया। तो 1 भी तो पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या के साथ
घटाने पर या व्यवकलन करने पर पूर्ण संख्या ही आया, तो क्या व्यवकलन एक पूर्ण संख्या है? हाँ, इसमें भी तो आ रहा है, ये पूर्ण संख्या तो है, लग रहा है कि ये भी समृद्ध होगा। अच्छा, देख लेते हैं ना आगे। आगे अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर लेते हैं 5 और यहाँ पूर्ण संख्या कुछ भी लीजिए, मान लीजिए 8 ले लेते हैं, 5 और यहाँ 8। तो चलिए a का मान क्या हो गया? 5। अब यहाँ माइनस करेंगे कितना? 8। क्यों? b का मान लिए है ना, दूसरा पूर्ण संख्या b है, तो दूसरा पूर्ण संख्या 8। अब यहाँ घटाएंगे, अब 5 में 8 घटाएंगे तब तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। अब 5 में तो 8 घटेगा नहीं, कैसे घटेगा? इधर पैंचा देने वाला है भी नहीं, कैरी देने वाला कोई है नहीं, तो फिर देगा कौन इसको पैंचा? अब घटेगा कैसे? तो चलिए इसको नहीं घट रहा है तब क्या करेंगे? एक ही उपाय है, लास्ट में इसको उल्टा घटाना पड़ेगा। अब उल्टा घटाएंगे तो कैसे होगा? 8 में 5 घटाएंगे, अब 8 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 8 में तो 5 घटा दिए, लेकिन बात है कि जब उल्टा घटता है तब उल्टा चिन्ह भी लगता है ना, जिसका जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा, उल्टा घटा रहे तो इसका चिन्ह भी तो लगेगा, इसका चिन्ह माइनस लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, अब पहला पूर्ण संख्या तो ये एक पूर्ण संख्या लिए और दूसरा भी पूर्ण संख्या ही लिए। जब दोनों पूर्ण संख्या ले रहे हैं और अंतर कर रहे हैं तो इसमें तो पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, ये तो माइनस वाला आ रहा है। माइनस वाला तो पूर्ण संख्या होता नहीं है, माइनस में कौन होता है? तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या में तो नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नहीं। क्या व्यवकलन एक पूर्ण संख्या है? तो इसमें हम लोग नहीं करेंगे, तो इसमें ये व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण अब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। इसमें एक पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या के साथ जब व्यवकलन करेंगे, घटाएंगे, तो वो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी हाँ आ जाता है, देखिए कभी कभी देखिए यहाँ पर आया ना, बड़ा पहले लिए बड़ी संख्या, बड़ा पूर्ण संख्या में छोटा पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो पूर्ण संख्या ही आता है, लेकिन जब छोटा पूर्ण संख्या में बड़ा पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो ये पूर्ण संख्या नहीं आता है, पूर्णांक में आता है। तो ये समृद्ध गुण का पालन नहीं करता है। और भी एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर 10 लेते हैं और यहाँ पर 12 ले लेते हैं, तो 10 माइनस 12 ये हो गया 10 में तो 12 घटेगा नहीं, तब क्या करना होगा? 12 में 10 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2। -2 भी तो पूर्ण संख्या नहीं है। क्या व्यवकलन एक पूर्ण संख्या है? तो -2 भी तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तब इसके लिए क्या करना होगा? इसको हम लोग लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। बस इतना लिखेंगे इसके लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, गुणन के अंतर्गत समृद्ध। अब गुणन मतलब गुणा के अंतर्गत समृद्ध, तो इसमें भी वही है जो नियम योग के अंतर्गत और व्यवकलन के अंतर्गत हुआ, वही गुणन के अंतर्गत में भी होगा। दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल, अच्छा, दो पूर्ण संख्याओं का, ऐसे छूट गया है का, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। अच्छा, इसमें कहता है कि एक पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या के साथ अगर गुणा करते हैं तो वो पूर्ण संख्या ही आता है। तो चलिए इसको भी मान लेते हैं, एक पूर्ण संख्या, इसको a मान लीजिए, दूसरी पूर्ण संख्या b, और दोनों का गुणनफल, यानी इसमें a और b को गुणा करना है। चलिए अब एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल। एक पूर्ण संख्या 3 लिए, दूसरी पूर्ण संख्या 4 लिए। अब 3 को और 4 को क्या करना है? गुणा करना है। तो 3 चौके 12, तो 3 भी पूर्ण संख्या, 4 भी पूर्ण संख्या और 12 भी पूर्ण संख्या। तो इसमें क्या गुणनफल एक पूर्ण संख्या है? तो इसमें लिखेंगे हाँ पूर्ण संख्या है। पहला पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या के साथ गुणा किए, हाँ, तो 12 आया, ये भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0 लेते हैं और 5 लेते हैं, तो 0 गुना 5, 0 5 गुना किए तो 0 आया। 0 पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या, तो 0 गुना करने पर 0 आया, तो 0 भी तो पूर्ण संख्या है, इसमें भी लिखेंगे हाँ। आगे कुछ लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 7 और 2 लिए, तो 7 गुना 2 क्या हो गया? 7 गुना 14, ये भी पूर्ण संख्या। पहला पूर्ण संख्या दूसरा पूर्ण संख्या के साथ गुना करते हैं तो ये गुणनफल जो है वो भी पूर्ण संख्या ही आया।
तो इसमें भी लिखना होगा हाँ ये भी एक पूर्ण संख्या है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 को गुना करेंगे, चलिए 2 के ही साथ करते हैं। पहला पूर्ण संख्या दूसरा पूर्ण संख्या गुना करते हैं। 1 गुना 2 बराबर क्या हो गया 2। तो इसमें भी लिखेंगे हाँ पहला पूर्ण संख्या दूसरा पूर्ण संख्या के साथ गुना करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये समृद्ध के गुण का पालन कर रहा है। तो इसके लिए भी लिख लेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। अब आगे देखेंगे विभाजन के अंतर्गत समृद्ध। विभाजन के अंतर्गत समृद्ध, विभाजन का मतलब भाग होता है। तो इसमें भी वैसे ही दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए पूर्ण संख्याएं विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। जिस प्रकार व्याकरण में समृद्ध नहीं हुआ था, उसी प्रकार इसमें भाग में भी विभाजन में भी समृद्ध नहीं हो रहा है। चलिए इसका एग्जाम्पल देके समझाते हैं। उदाहरण में इसका एक पूर्ण संख्या a मान लेते हैं, दूसरी पूर्ण संख्या को b मान लेते हैं, और दोनों को क्या करना है भाग करना है। a भाग का b, a और b को भाग करना है, a से भाग करना है b से। क्या भागफल एक पूर्ण संख्या है, इसमें बताना है कि भागफल जो आ रहा है वो पूर्ण संख्या आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चलिए इसमें कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 6 लिए और यहाँ पर ले लेते हैं 3। तो a का मान 6, ये भाग, और यहाँ भाग का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 3। तो 3 का पहाड़ा में 3 दूना 6, ये 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भागफल तो एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या के साथ भाग कर रहे हैं, तो भागफल तो 2 आ रहा है, मतलब ये पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हाँ ये तो आया है, इसमें तो आया पूर्ण संख्या। आगे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 और यहाँ 5। तो 10 भागा 5 लिखेंगे, 10 भागा 5 बराबर गया 5 दूनी 10। पहला पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या के साथ भाग देने पर क्या हुआ, ये आ गया 2। ये भी तो पूर्ण संख्या ही है, तो हाँ ये पूर्ण संख्या आ रहा है। लेकिन अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेके। जैसे 7 और ये 14। तो 7 भागा यहाँ 14 बराबर क्या हो जाएगा, अब 14 से तो 7 भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे इधर से, इसमें उल्टा इधर से होता है, इधर से भाग देने से उल्टा होता है। उल्टा का मतलब इधर से उल्टा होता है। तो 7 दूनी 14, तो इसमें बट्टा में, उल्टा का मतलब वही बट्टा में आ जाएगा। तब उल्टा इधर से, अगर यहाँ 7 रहता और यहाँ 14 रहता तब तो यहाँ रहता 7 दूनी 14, 2 आता, सिर्फ 2 के नीचे 1 रहता, 1 रहता। लेकिन इधर से भाग देना हो रहा है, इसलिए उल्टा हो, 1 ऊपर चले गया 2 नीचे आ गया। 7 दूना 14, 1/2 आ गया। अब देखिए पहला पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या के साथ भाग दिए, भागफल क्या हुआ 1/2 आया। 1/2 पूर्ण संख्या तो नहीं होता है, पूर्ण संख्या में बट्टा वाला आता नहीं है ना, पूर्ण संख्या बट्टा वाला नहीं होता है। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, ये नहीं आया। इसमें लिखेंगे कि भागफल जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 13 और इधर ले लेते हैं 26 को ले लेते हैं। तो इसमें 13 भागा 26। अब देखिए इसमें 13 तो 13 एक पूर्ण संख्या है ना, और 26 भी तो एक पूर्ण संख्या है। जब इन दोनों को बनाएंगे भाग में, भाग करेंगे, इन दोनों को भाग करेंगे तो ये उल्टा भाग होगा, कई इधर से, दाहिना तरफ से नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका मान तब उल्टा होगा, 13 दूना 26, यानी 2 बार में कट रहा है, 1/2। तो ये भी बट्टा में आ गया। तो ये नहीं, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या आता है। इसको अंश बट्टा हर जो p/q के रूप में रहता है, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में इसको आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या में ये नहीं आया। तो कभी कभी आ भी सकता है और कभी कभी नहीं, जैसे इसमें आया इसमें नहीं आया। जिस तरह व्याकलन में भी आया था और नहीं भी आया था। तो हमेशा सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता है व्याकलन में और विभाजन में, घटाव में और भाग में नहीं आ रहा है। किस में आया, तो योग में और गुणन में, मतलब जोड़ में और गुना में आया। ये समृद्ध गुण का पालन करता है, और ये दोनों भाग और घटाव पालन समृद्ध गुण का नहीं करता है। अब इसके लिए भी लिख लेंगे, इसके लिए लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। नोट में इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको नोट में याद रखिएगा कि पूर्ण संख्याएं जो है योग तथा गुणन, मतलब योग मतलब जोड़ और गुना,
योग तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध क्लोजर होता है, मतलब ये समृद्ध गुण का पालन करता है। कौन? तो प्लस वाला माइनस वाला, योग और गुणन। और दूसरा देखिए, पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं जो है वो व्यवकलन घटाव तथा विभाजन मतलब भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो इसमें जोड़ मतलब योग और गुणा के अंतर्गत समृद्ध गुण का पालन करता है, और व्यवकलन और भाग, घटाव और भाग के अंतर्गत समृद्ध गुण का पालन नहीं करता है। बस इतना ही याद रखिए। समृद्ध गुण का चारों बता दिए, योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन, जो इस तरह से था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।